हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी परचम में। आज क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 हम पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड, यानी शिकार संग्रहण से खाद्यान्न उत्पादन तक। ठीक है, तो ये चैप्टर है क्लास 6 हिस्ट्री जो है उस बुक का ही नाम है हमारा अतीत, आवर पास्ट। तो हमारे पास्ट में, हमारे अतीत में क्या क्या चीज़ें हुई थी, कैसे बदलाव आया है ना, उन सब चीज़ों को हमें हिस्ट्री में पढ़ना है और उसी के संदर्भ में ये चैप्टर नंबर 2 है। तो फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड, किस तरह से जो पहले के आदि मानव थे, है ना, अर्लीस्ट पीपल थे, वो किस तरह से एक हंटर गैदरर कैसे शिकार करते थे, शिकार करते करते कैसे उन्होंने पौधे को उगाना शुरू किया, खेती करना शुरू किया, कैसे ये परिवर्तन हुए, उन सब चीज़ों को हम आज इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो ये जो चैप्टर है ये पूरी एक स्टोरी है। स्टोरी की तरह आप एकदम समझिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत सारी चीज़ें इसमें पढ़नी है और इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। तो इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान से पढ़िएगा। एक एक चीज़ यहाँ पे समझने की है ना, और एक एक चीज़ को हम समझते हुए आगे बढ़ेंगे कि क्यों है, किस लिए है, कहाँ कौन सी साइट्स मिली, उस साइट्स पर भी आपको ध्यान देना है कि कहाँ कौन कौन सी चीज़ों को, कौन कौन सी साइट को ध्यान में रखना है इस चैप्टर के मद्देनज़र। ठीक है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड, शिकार संग्रहण से लेकर खाद्यान्न उत्पादन तक। ठीक है, चलिए, बाइलिंगुअल सेशन रहेगा, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद फिर इसका एमसीक्यू का सेशन भी आएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले अर्लीस्ट पीपल, वाई वेयर दे ऑन द मूव। प्रारंभिक लोग जो थे वो घूमते क्यों रहते थे, एक जगह से दूसरे जगह वो घूमते रहते थे। ये हमने पहले चैप्टर में भी पढ़ा था कि वो घूमते रहते थे, है ना, वो अपने स्थान का परिवर्तन करते रहते थे। क्या रीज़न है ना, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, उस रीज़न को भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो उपमहाद्वीप में सबसे पहले रहने वाले लोग जिन्हें शिकारी संग्रहक के नाम से हम जानते हैं, जो हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो लोग रहते थे, है ना, जिनको हम क्या बोलते हैं, हंटर एंड गैदरर कहते हैं, शिकारी संग्रहक कहते हैं। वो क्या करते थे, वो घूमते रहते थे। ठीक है ना, एक जगह से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे और उनको हम क्या बोलते थे, हंटर एंड गैदरर। इस चैप्टर का ही नाम है हंटर एंड गैदरर, है ना। तो हंटर एंड गैदरर थे, शिकारी संग्रहक थे और उस नाम से उन्हें हम जानते हैं। लगभग 2 मिलियन यानी 2 मिलियन साल पहले की बात है। ये कब की बात है, 2 मिलियन साल पहले की बात है। वो रहते थे, है ना, उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं, जो अर्लीस्ट पीपल थे, जो प्रारंभिक लोग थे, वो कब की बात कर रहे हैं, 2 मिलियन साल पहले की हम बात कर रहे हैं। वो जब वहाँ रहते थे, इस हमारे सब कॉन्टिनेंट में जो रहते थे, जो उपमहाद्वीप में रहते थे, उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। वो क्या थे, शिकारी संग्रहक थे, हंटर एंड गैदरर थे, है ना। वे क्या करते थे, वो जंगली जानवरों का शिकार करते थे, है ना, उसको मार के उनके खाने का स्रोत था। अब देखिए, पहले ये जरूरी नहीं था कि हम क्या पहन ले, हम कहाँ रह ले, हम कॉफी शॉप चले जाएं, हम यहाँ घूम ले, हम वहाँ घूम ले, ऐसा कुछ नहीं था। सबसे पहली नीड जो होती है किसी भी इंसान की, उसका अपना पेट भरना होता है ना। तो पहले के लोग का सबसे पहला नीड, जो पहली ज़रूरत थी, वो क्या थी कि किसी भी तरह उनको जीना था और जीने के लिए खाना ज़रूरी था। तो वो क्या करते थे, जंगली जानवरों को मारा करते थे, है ना, मछलियाँ पकड़ते थे, पक्षियों को पकड़ते थे और अपने भोजन के लिए कई तरह के पौधे इकट्ठा करते थे। इसीलिए तो उनको हम क्या बोलते हैं, गैदरर बोलते हैं। इकट्ठा करना यानी गैदरिंग करना, सब उठा के ले आना, है ना। वे उनका काम ही यही था कि सुबह निकल जाना शिकार पर और अपने परिवार के लिए, अपने लिए खाना लेकर आना, है ना। तो ये शुरुआती इंसान कई कारणों से लगातार घूमते थे। अब उस कारण को हम देखेंगे, 4-5 रीज़न है। उस रीज़न को आप स्टेटमेंट समझ के आप याद रखिएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन में स्टेटमेंट बना के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है,
तो वो कई कारणों से घूमते थे। अब हम थोड़ा सा उसका कारण देख लेते हैं कि क्या क्या रीजन था, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, ये क्यों मूव करते थे, क्यों एक जगह से दूसरे जगह, जो आदि मानव थे है ना, जो पहले के लोग थे, वो क्यों घूमते थे। पहला रीजन, उन्हें खाने के लिए पर्याप्त पौधे और जानवरों वाले नए क्षेत्र खोजने की आवश्यकता थी, क्योंकि उन्हें एक स्थान पर संसाधनों का उपयोग कर लिया था। अब यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि मान लो कि इस जगह पे वो लोग रह रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी पेड़ पौधे थे, जितनी भी पत्तियां थी, जो भी वो खाते थे, वो खत्म हो चुकी थी। तो अब क्या था, अब यहाँ तो वो खत्म हो गया, तो वो क्या करेंगे, दूसरी जगह जाएंगे। अब यहाँ तो सारे जितने भी रिसोर्सेस थे, जितने भी संसाधन थे, वो तो खत्म हो गए, तो अब उन्हें दूसरी जगह मूव करना था, क्योंकि यहाँ जो खाने वाली चीजें थी वो खत्म हो गई। तो अब हम दूसरे जगह जहाँ पर दूसरे पेड़ पौधे फल फूल जानवर मिलेंगे, हम वहां जाएंगे, ठीक है। तो फिर वो दूसरे जगह शिफ्ट होते थे, यानी एक जगह का जब संसाधन खत्म हो जाता था तो उन्हें दूसरे जगह क्या करना पड़ता था, मूव करना पड़ता था, घूमना पड़ता था, जाना पड़ता था। एक रीजन ये था कि इसलिए वो घूमते रहते थे, ठीक है। उसके बाद दे फॉलो द मूवमेंट ऑफ एनिमल विच वेयर दे प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड। अब वो दूसरा कारण था कि वो जानवरों की गतिविधियों पे ध्यान रखते थे, यानी जिस जानवर को वो मारते थे, है ना, जिस जानवर का वो शिकार करते थे, उसको उस शिकार करके वो खाते थे, तो उनकी गतिविधियां वो देखते थे कि हिरन के पीछे दौड़ रहे हैं, तो हिरन जहां जहां जा रहा है, जहां हिरन के सोर्स मिल रहे हैं, वो वहां शिफ्ट होते थे, उनकी गतिविधियों को ध्यान रखते थे, उनके पीछे पीछे दौड़ते थे। इस तरह क्या होता था, पहले गूगल मैप नहीं हुआ करता था, है ना, तो ध्यान में रखिएगा। तो उन्हें वो अपनी जगह से भी भटक जाते थे, कहीं दूर चले गए शिकार करते हुए, सारी पूरी फैमिली, और वहां जाके वहां उन्होंने शिकार किया, तो जानवरों के पीछे भागते भागते भी उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ा, है ना। और जानवर क्या थे, प्राइमरी सोर्स थे, प्राथमिक सोर्स था उनका खाना खाने का, है ना। उसके बाद मौसम परिवर्तन के कारण, है ना, सीजन चेंज होने का, आप सभी को पता है कि देखिए मैंगो का सीजन कब आता है, मैंगो का सीजन गर्मियों में आता है ना। ऑरेंज का सीजन आपको विंटर सीजन में मिलेगा। तो हर सीजन में अलग अलग तरह के पेड़ पौधे होते हैं, उनकी अलग अलग फ्रूट्स होते हैं, फल होते हैं, तो सीजन चेंज होता था। तो उसके कारण भी मान लीजिए ये एक जगह है, यहाँ पर आपको मैंगो मिल गया, तो आप दूसरे जगह जाओगे, वहां पे आपको ऑरेंज मिल जाएगा। तो इस तरह वो सीजन परिवर्तन होता था, मौसमी परिवर्तन ने भी उन्हें प्रवास पैटर्न को प्रभावित किया, क्योंकि वे वर्ष में विभिन्न समय पर उपलब्ध विभिन्न प्रकार के पौधों की तलाश में रहते थे। अलग अलग समय में अलग अलग जगह, देखिए अलग अलग जगह का अलग अलग वेजिटेशन होता है ना, जलवायु अलग होती है, तो वहां पे खाने के प्रकार भी अलग अलग होते हैं। तो इस कारण से वो उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे चले जाते थे, है ना। और उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट रीजन था कि जब गर्मियों का शुष्क मौसम के दौरान उन्हें अपने समुदायों को जीवित रखने के लिए नए जल स्रोतों की तलाश में यात्रा करनी पड़ती थी। यानी देखो, ड्यूरिंग ड्राई सीजन दे नीडेड टू ट्रैवल टू फाइंड न्यू वाटर सोर्सेज टू सस्टेन देयर कम्युनिटी। मतलब कहने का मतलब है कि देखिए ये कहाँ बसते थे, आप शुरू से पहले चैप्टर से सुनते आ रहे हो कि नदियों के किनारे ये बसा करते थे, है ना। तो नदियों के किनारे बसा करते थे, तो मान लीजिए कि क्या होता है कि नदियां भी दो प्रकार की होती हैं, एक होती है पेरिनियल रिवर, एक होती है सीजनल रिवर। पेरिनियल रिवर जो जिसमें सालों भर पानी रहता है ना। जो पेरिनियल रिवर कौन सी होती है, जो हिमालय वगैरह से पहाड़ों से निकलती हैं, तो बर्फ पिघलता है तो इसमें सालों भर पानी रहता है। और एक होती है सीजनल रिवर, मानसून रिवर, जब मानसून में पानी आएगा तभी इसमें रहेगा, मानसून खत्म हुआ और ड्राई सीजन हुआ, धूप हुआ, पानी खत्म हो गया। तो जब यहाँ पे पानी खत्म हो जाता था तो ये दूसरे रिवर की तरफ मूव करते थे, क्योंकि देखिए पानी सबसे इंपॉर्टेंट स्रोत होता है किसी के जीने के लिए, है ना, जल ही जीवन है, तो इसके कारण वो मूव करते थे। तो ये कुछ 4 रीजन हमने पढ़े। एक तो था कि जहाँ वहाँ के सारे रिसोर्स थे, संसाधन वो खा लेते थे, खत्म हो जाता है। दूसरा कारण था कि वो जो एनिमल को खाते पीते थे उसके मूवमेंट के कारण वो भी मूव करते थे। तीसरा था मौसमी परिवर्तन के कारण, और चौथा था वाटर रिसोर्सेज के कारण, जहां पे उनको पानी मिला वहां वो बसना शुरू हो गए, अगर पानी सूख गया तो वो वहां से मूव कर गए, निकल गए। ठीक है, ये 4 रीजन समझ में आया। चलिए अब हम नेक्स्ट क्या देखेंगे, नेक्स्ट हम देखेंगे हाउ डू वी नो अबाउट दिस पीपल। अब हमें कैसे पता है इन पीपल के बारे में, हमें कैसे पता है इन लोगों के बारे में, हम इन लोगों के बारे में कैसे जानते हैं।
तो जो आर्कोलॉजिस्ट के बारे में हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, देखिए एक बात मैं बता दूं आपको, हर चैप्टर एक दूसरे से कनेक्टेड है। जिन लोगों ने चैप्टर 1 पढ़ा है उनको ये चैप्टर 2 बहुत अच्छे से समझ में आएगा, है ना। पुरातत्विक जो थे, जो आर्कोलॉजिस्ट होते हैं, जो पुरानी चीजों की खोजबीन में लगे रहते हैं, खुदाई होती है साइट्स के पास, वहां पे आपको हड्डियों के अवशेष मिलते हैं, बर्तन मिलते हैं, घर मिले हैं। तो इसका काम कौन करते हैं? आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसको हम पुरातत्विक विभाग कहते हैं, तो वो खोजते थे। तो वहां पे जो चीजें मिली है उसके अकॉर्डिंग हमें इन सब चीजों के बारे में पता चलता है। अगर अगर मैं आपको क्लास 7th की ज्योग्राफी पढ़ा रही हूँ, तो अगर आपने क्लास 6 की ज्योग्राफी नहीं देखी है तो आपको वहां भी डिफिकल्टी आएगी, क्योंकि सारे चैप्टर एक दूसरे से कनेक्टेड है ना। तो आप पहले प्रीवियस वीडियो सारे देखिएगा, उसके बाद आप मूव कीजिएगा, आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। और जब इसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे ना, तो आपके एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व होंगे, है ना। तो चलो, तो वही मैं बता रही हूँ कि पुरातत्विक के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है, जब चैप्टर 1 हम हिस्ट्री का पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने कब, कहाँ, कैसे, ये जो वाला जो चैप्टर था उसमें मैंने बताया। तो पुरातत्विक द्वारा की गई खोज के माध्यम से हमें शिकारी संग्राहकों के, यानी हंटर एंड गैदरर के जीवन के बारे में सीखते हैं, है ना। वी कैन लर्न अबाउट द लाइव्स ऑफ हंटर एंड गैदरर थ्रू द डिस्कवरी मेड बाय द आर्कोलॉजिस्ट। अब क्या है, उन्होंने क्या हुआ, जब खुदाई हुई तो खुदाई में क्या निकले, बहुत सारे औजार निकले। तो इससे हमें पता चलता है वो किस तरह के औजार यूज करते थे। और जैसे औजार नुकीले होते थे, तो इससे क्या समझ में आता है कि उस नुकीली चीज से वो क्या करते थे, जैसे शेर की छाल निकालनी है या किसी चीज की छाल निकालनी है अपना कपड़ा बनाने में, तो वो उस तरह के औजार यूज करते हैं। कलाकृतियां मिली है, मान लो कि एक गाय है और यहाँ पे आदमी का एक कलाकृतियां, चित्र मिले हैं, पेंटिंग मिली है। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि वो पालते भी थे, है ना। तो इस तरह से हमने क्या किया है, एक दूसरे को एक चीज को दूसरे चीज से क्या किया, कनेक्ट किया है, लिंक किया है। इससे हमें क्या हुआ, अनुमान लगाते हुए हम इन सब चीजों को आज समझ पा रहे हैं, है ना। तो किसके कारण, आर्कोलॉजिस्ट के कारण। तो इसीलिए हमें इनके बारे में पता चलता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे साइट क्या होता है ना। व्हाट इज साइट? जो स्थल होता है जहाँ पे हम कोई सी चीज की खुदाई करते हैं, उसी को हम साइट बोलते हैं। वो होता क्या है? द साइट आर द प्लेस वेयर द आर्कोलॉजिस्ट फाइंड एविडेंस ऑफ पास्ट ह्यूमन एक्टिविटी। For example, they might discover old home, tools or bone in a specific location. The site give us clue about how people live long ago. यानी कहने का मतलब ये है कि साइट्स क्या होता है, साइट्स उस स्थान को कहते हैं जहाँ पुरातत्विक को अतीत की मानवीय गतिविधियों के साक्ष्य मिले हैं, है ना। वहां पे आपको एविडेंस मिला है कि पहले के लोग कैसे जीते थे, किस तरह के घर बनाते थे, है ना। यानी घर कैसे बनाते थे, किस तरह के औजार को यूज करते थे। हड्डियां मिली हैं जिससे पता चला है कि लोग जानवर पालते थे, और मानव की भी हड्डियां मिली हैं, स्केलेटन मिले हैं, जिससे हमें पता चलता है कि लोग रहते थे पहले, बहुत पहले। और वो क्या है, बहुत नीचे जमीन के अंदर दबे हुए हैं। क्योंकि देखिए टाइम बहुत हो गया, 200 मिलियन एगो की बात हम कर रहे हैं, तो टाइम बहुत हो गया। तो मिट्टी पे मिट्टी क्या हुआ, डिपोजिशन हमने पढ़ा है कि डिपोजिशन होता है, अपरदन होता है, निक्षेपण होता है। तो क्या हुआ, मिट्टी दबते गई, लोग नीचे होते गए, जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ा। अब आज हम लोग हैं, अगर हम जिस साइट पर हैं, आप उसको भी खुदाई करोगे तो कुछ ना कुछ चीजें आपको पहले की मिल जाएंगी, है ना। तो ये साइट्स हमें इस बारे में सुराग देता है ये साइट कि बहुत पहले लोग कैसे रहते थे, है ना। तो साइट्स वही जगह होती है जहां पर खुदाई होती है, जहां पे हमें अवशेष मिलते हैं, घरों के, औजारों के, हड्डियों के। समझ में आई बात? चलो मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड, अगले स्लाइड के ऊपर बढ़े। नेक्स्ट देखेंगे हम, अब देखिए एक और टॉपिक है इस चैप्टर में कि स्टोन टूल क्या होता है, यानी पत्थर से बने औजार। स्टोन मतलब क्या होता है, पत्थर, टूल मतलब होता है औजार। तो पत्थर से बने हुए औजार क्या होते हैं, है ना। ये पत्थर के औजार मांस और हड्डियों को काटने के काम में आया करते थे। अभी ये मैंने कुछ औजार के आपको पिक्चर लगाए हैं। तो पहले के लोग क्या होता, पहले ऐसी ये चीज नहीं हुआ करती थी, पहले ऐसी चाकू वगैरह नहीं होते थे, कैंची हुआ नहीं करते थे, है ना। तो लोग क्या करते थे,
पत्थरों का औजार बनाते थे खुद से, हर चीज पहले खुद से किया होता है। अब तो हमें हर चीज रेडीमेड मिल जाता है, लेकिन पहले लाइफ बहुत डिफिकल्ट थी, है ना। तो पहले के लोग, तो इसीलिए पहले के लोग की हाइट बहुत अच्छी हुआ करती थी, पहले के आदिमानव की हाइट वगैरह बहुत अच्छी हुआ करती थी, वो बहुत स्ट्रांग होते थे और इतनी बीमारियां भी नहीं थी पहले, है ना। तो पहले के जो औजार होते थे पत्थर के, वो किस लिए होते थे? मांस और हड्डियों को काटने के लिए, क्योंकि वो क्या करते थे? हंटर एंड गैदरर थे, मार के खाते थे। पेड़ की छाल को निकालने के लिए, जानवरों की खाल को कुरूदने के लिए और फलों और जड़ों को काटने के लिए वो पत्थर के औजार का प्रयोग करते थे। सिंपल। जो आज हम चाकू का यूज करते हैं वो पहले पत्थर के औजार का। अब आप दिमाग में ये डालो, अब ये रटना नहीं है आपको, अब समझना है कि वो क्या काम कर सकते हैं। यही सब तो काम कर सकते हैं, मांस काटेंगे, हड्डी काटेंगे, पेड़ की छाल निकालेंगे, है ना। जानवरों की खाल को क्या करते थे? वो कपड़े बना के पहनते थे, तो उसको क्या करते थे? निकालते थे, है ना। फलों को काटने में, है ना, जड़ों को काटने में, जड़ भी खाया करते थे पहले के लोग। तो ये सब काम स्टोन टूल से, पत्थर के औजार से वो करते थे। लकड़ियां काटने के लिए दूसरे औजारों का भी इस्तेमाल किया जाता था। इन कलाकृतियों का अध्ययन करके पुरातत्वी को यह पता चला है कि शिकारी संग्रह कैसे रहते थे और वे कौन से दैनिक कार्य करते थे। जितनी भी कलाकृतियां और ये सब साइट्स पर जो आपको मिली है, उससे ये पता चला है कि वो क्या खाते थे, कहाँ कहाँ घूमते रहते थे, और उनका पूरा जो दैनिक कार्य था सुबह से लेकर शाम तक वो करते क्या थे। इन सब चीज़ों के बारे में हमें पहले इस चैप्टर में बताया गया है कि पुरातत्व के द्वारा हमें पता चला है, ठीक है। अब चूज अ प्लेस टू लिव, रहने के लिए स्थान का चयन। वो कैसे रहने के लिए स्थान का चयन करते थे? जब वो किसी प्लेस को चुनते हैं या प्लेस का चयन करते हैं, तो वो किन किन चीज़ों पर ध्यान रखते थे, इन सब चीज़ों के बारे में। अब आप किसी नए जगह पे आपको रहने जाना है, तो आप क्या देखोगे? आप किसी जगह कहीं आप घर ले रहे हो, तो आप क्या देखोगे? सबसे पहला ये देखोगे कि पानी का अच्छा स्रोत है या नहीं। आप यही देखोगे ना। आज भी आप कहीं घर लेने जाते हो तो आप क्या समझते हो कि भाई हम घर ले रहे हैं तो यहाँ पानी तो आता है ना, प्रॉपर तीनों टाइम पानी तो आता है ना, बोरिंग तो है ना। क्योंकि पानी क्या है? सबसे पहली नीड होती है। तो इसीलिए जितनी भी आपकी सभ्यताएं, जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता हम आगे पढ़ेंगे, या कोई भी सभ्यता जो विकसित हुई है, वो किस कारण विकसित हुई है? कहाँ विकसित हुई है? नदियों के किनारे, नर्मदा नदी के तट पर, गंगा नदी के तट पर, सिंधु नदी के तट पर। क्योंकि पानी जो है वो प्राइमरी सोर्स है ना, किसी के जीवन का। तो चुनने के लिए स्थान का कहाँ चलेंगे? रिवर के पास, यानी दे प्रेफर टू सेटल नियर सोर्स ऑफ वाटर सच एज रिवर एंड लेक्स, जहाँ झील होते थे, है ना। वे नदियों और झीलों जैसे जल स्रोतों के पास रहना या बसना पसंद करते थे, जो पीने के लिए जरूरी था, खाना पकाने के लिए जरूरी था, मछली पकड़ने के लिए जरूरी था, है ना। एरिया विथ, और दूसरा कारण था, एक कारण तो हम समझ गए कि किस कारण से, एक तो नदियों के पास जहाँ पे पानी का स्रोत हुआ करता, और दूसरा हाई क्वालिटी का जहाँ पे पत्थर मिले, या जहाँ पे पत्थर जो होता था, जो जिससे वो क्या करते थे? औजार बनाते थे। तो हाई क्वालिटी का जब औजार बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? हाई क्वालिटी का स्टोन चाहिए, अच्छा पत्थर चाहिए, उसी से तो आप अच्छा क्या बना पाओगे? औजार बना पाओगे। तो दूसरा रीजन ये था कि वो रहने का प्लेस, ये दो चीजों को ध्यान में रख के चुनते थे, है ना। उच्च गुणवत्ता वाले पत्थर वाले क्षेत्र, क्योंकि यह सामग्री शिकार और दैनिक कार्यों में उपयोग किए जाने वाले उपकरण बनाने के लिए महत्वपूर्ण थे। यानी दो रीजन समझ में आया ना, क्यों चुनते थे? एक तो नदी का किनारा, जहाँ पे पत्थर की क्वालिटी अच्छी थी। अब यहाँ पर हम एक भीमबेटका नाम का एक जगह पढ़ेंगे जो कि मध्य प्रदेश में है। तो वहां पर लोग बसे थे, वहां के केव में रहते थे। वहां की रॉक पेंटिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वहां पे जो भीमबेटका वाला जो एरिया है ना, वहां पे अच्छी क्वालिटी ऑफ आपको रॉक मिलेंगे, पत्थर मिलेंगे, स्टोन मिलेंगे, है ना। तो इसलिए वो वहां रहते थे, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। समझ में तो आ रही है ना बात? समझ में आ रही है तो एक लाइक कर दीजिएगा, समझ में आएगा मुझे कि आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखिए भीमबेटका के बारे में हम पढ़ेंगे। आपके इसमें बहुत इंपॉर्टेंट साइट है ना। साइट के बारे में हमने पढ़ा ना, जहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, बहुत सारे पुराने स्टोन टूल्स मिले हैं, है ना। बहुत सारी चीज़ें जो मिली हैं, कलाकृतियाँ मिली हैं, तो वही होती है साइट्स। तो उसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट या वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इस चैप्टर का साइट बताया गया भीमबेटका, प्रेजेंट डे इन मध्य प्रदेश। अब भीमबेटका की जो रॉक पेंटिंग है
है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट थे। व्हाई दे टेल अस, जो रॉक पेंटिंग है वो क्या, व्हाट दे टेल अस, वो क्या हमसे बोलते हैं, रॉक पेंटिंग हमें क्या बताते हैं। बहुत सारी चीजें जो क्या होती है ना, ऐसी कुछ तस्वीरें आप देखोगे कि बहुत कुछ बोलती हैं, है ना, कुछ तस्वीर होती हैं जो कि बहुत कुछ बोल जाती हैं, आपको उस तस्वीर में देख के बहुत सारी चीजें समझ में आती है। उसी तरह भीमबेटका एक जगह है जहाँ की जो रॉक पेंटिंग है, रॉक पेंटिंग यानी पत्थर पर बने हुए क्या है, कलाकृतियां है, पेंटिंग है ना, शैल चित्र जिसको बोलते हैं, वे हमें क्या बताते हैं वो हम पढ़ेंगे। तो भीमबेटका कहाँ है, वर्तमान समय मध्य प्रदेश में है। अब पहले ऐसा नहीं हुआ करता था कि ये मध्य प्रदेश है, ये हमने आके डिवाइड कर दिया है कि ये मध्य प्रदेश है, ये बिहार है, ये बंगाल है, ये उत्तर प्रदेश है, ये कर्नाटक है, ऐसा पहले नहीं होता था। तो अभी के हिसाब से देखिए तो भीमबेटका कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। कहाँ है, मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट साइट है, याद रखिएगा। यह एक पुराना स्थल है जिसमें गुफाएं और शैल हैं, ठीक है, या शैल चित्र हैं, ठीक है। लोगों ने इस प्राकृतिक गुफाओं को इसलिए चुना क्योंकि ये बारिश, गर्मी, हवा से आश्रय प्रदान करते हैं। ये शैलश्र नर्मदा घाटी के नजदीक है। क्या आप सोच सकते हैं कि लोगों ने यहाँ रहना क्यों चुना, ठीक है। अब आप मेरे को बताइए कि भीमबेटका में केव है, गुफाएं हैं, है ना, उस गुफाओं में ना बहुत सुंदर सुंदर कलाकृतियां बनी हुई हैं। तो सबसे पहला कि गुफाओं में रहना क्यों चुना होगा पहले के लोगों ने। ये देखिए, ये जो बात हो रही है ना, ये पैलियोलिथिक एरा की बात हो रही है। ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये सब पैलियोलिथिक चल रहा है। पैलियोलिथिक वाले जो लोग थे ना, वो पुराने, जहाँ पे पुराने स्टोन टूल बने तो वहाँ पे लोग शिकार करते थे, गुफाओं में रहते थे, ये सब था। लेकिन इसके बाद जब हम नियोलिथिक पढ़ेंगे तो न्यू मतलब होता है नया, तो वहाँ पे चेंज हो गया, लोग शिकार करना बंद किया, उन्होंने पालना शुरू किया, खेती करना शुरू किया। तो ये जो बेसिक डिफरेंस है ना, पैलियोलिथिक इरा और नियोलिथिक इरा, ये मैं बहुत अच्छा, जब मैं एमसीक्यू का सेशन कराऊंगी ना तो बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगी। आप बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, व्हाट इज मेजोलिथिक, व्हाट इज पैलियोलिथिक, तीन एरा है ना, तो उसमें डिवाइड किया गया है, उसको मैं बहुत बढ़िया से आपको समझाऊंगी, आपको फिर कभी आप नहीं भूलोगे, ठीक है। तो ये जो भीमबेटका है ना, ये पैलियोलिथिक साइट है, पैलियोलिथिक साइट, ठीक है, पुरानी साइट है, पैलियोलिथिक साइट पुरानी साइट है। यहाँ पे पुराने तरह के स्टोन मिले हैं, जैसे स्टोन जो औजार मिले हैं ना, थोड़े से मोटे मोटे मिले हैं। लेकिन जब आप नियोलिथिक पढ़ोगे ना तो उसमें पतले पतले औजार मिले हैं, क्योंकि क्या होता है, परिवर्तन ही संसार का नियम है। तो क्या होता है, जैसे जैसे क्या होता है प्रोग्रेस, पहले क्या आता था, आईफोन आता था, आईफोन प्लस आ गया, आईफोन प्रो आ गया। तो क्या होता है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता है ना, विकसित होता है। तो वही हम अभी पुराने वाले इरा, पुराना वाला जो पैलियोलिथिक इरा था, उसमें कौन आता है, भीमबेटका साइट आता है ना। भीमबेटका जो कहाँ है, प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश में है। और वहां पे लोग कहाँ रहते थे, गुफाओं में रहते थे। गुफाओं में क्यों रहते थे, क्योंकि वो गुफाएं क्या करती थी, उनको बारिश से बचाती थी, गर्मी से बचाती थी, हवा से बचाती थी। और वहां पे उन्होंने शैल चित्र बनाए हैं, बहुत सारे चित्र बनाए हैं, जिससे पुरातत्विक को क्या पता चलता है कि लोग कैसे रहते थे, क्या खाते थे, किसको पालते थे, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया। और भीमबेटका कहाँ पड़ता है, नर्मदा नदी के आसपास की ये साइट है। ये भीमबेटका के बारे में आप कभी नहीं भूलोगे, कहाँ है, मध्य प्रदेश में है, ठीक है। कहाँ, किस नदी के पास पड़ता है, नर्मदा नदी के पास। लोग कहाँ रहते थे, भीमबेटका के गुफाओं में रहते थे। क्यों रहते थे, बारिश, गर्मी, हवा से बचने के लिए रहते थे, ठीक है। दिस इज द ओल्ड साइट, देखिए ना, पैलियोलिथिक साइट है, ओल्ड साइट है, विद अ केव एंड रॉक शेल्टर। रॉक शेल्टर आपको मिलेंगे, केव मिलेंगे। पीपल चूज द नेचुरल केव बिकॉज दे प्रोवाइड शेल्टर फ्रॉम रेन, हीट एंड विंड। These rock shelter are also choose the Narmada Valley. Can you think of why people choose to live here? आप सोच सकते हो यहाँ पे लोग क्यों रहना पसंद करते थे, ठीक है। उसके बाद आप देख लीजिए भीमबेटका की ये गुफाएं हैं, है ना, ये अभी टूरिस्ट साइट है, यहाँ पे लोग जाते हैं देखने, घूमने, है ना। ये गुफाएं हैं, इसमें लोग रहा करते थे। और इस तरह की आपको पेंटिंग दिखेगी, जहाँ पे देखिए ये जो है आदमी लोग हैं, ये क्या है, जानवर दिख रहा है जिसको वो पालते थे, या हंटिंग एंड गैदरिंग करते थे, है ना, मार के खाते थे। देखिए ये इसको दौड़ा रहा है, मार रहा है। तो इस तरह की चित्र आपको कहाँ मिली है, भीमबेटका, जो कि मध्य प्रदेश में है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कौन कौन सी साइट हमें पढ़नी है। हमने ये भीमबेटका है, मध्य प्रदेश में है, ये हमने पढ़ा भीमबेटका। उसके बाद ये क्या है,
ये आपको ट्रायंगल से दिख रहा है ना, ये पैलियोलिथिक साइट है, ये पुराने साइट है जहाँ पे लोग हंटर एंड गैदरर थे, है ना, हंटर एंड गैदरर थे, शिकारी संग्रहण थे, ठीक है। उसके बाद आप हमें पढ़ना है ब्रुज होम के बारे में, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में, मेहरगढ़ पढ़ना है जो कि आपका पाकिस्तान अफगानिस्तान वाले एरिया में पड़ता है। उसके बाद कुरनूल केव भी हमें पढ़ना है, ठीक है, ये भी पैलियोलिथिक साइट है। हुंसी पढ़ना है, ये सब साइट जो है आपको याद रखना है, एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमें अभी पढ़ना है। हमने क्या पढ़ा, भीमबेटका पढ़ लिया, समझ में आ गया, भीमबेटका आप कभी नहीं भूलोगे। नेक्स्ट देखेंगे और हमें क्या पढ़ना, फाइंड अबाउट द फायर, फाइंडिंग आउट अबाउट द फायर, आग के बारे में पता चला। अब क्या हुआ, पहले तो हंटर एंड गैदरर थे, कच्चा ही खा जाते थे, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, आग का आविष्कार हुआ, है ना, आग का आविष्कार हुआ, पत्थरों को हम ऐसे रगड़ के आग बनाना लोग सीखे थे। तो ये कैसे पता चला है कि लोगों ने उसके बाद आग बनाना सीखा या आग को जलाना सीखा, तो आपको प्राचीन स्थल से प्राप्त राख के निशान से पता चलता है कि प्रारंभिक मानव ने आग का उपयोग करना सीख लिया था। यानी समझ में आ रही है कि कुछ ऐसे केव मिले हैं, उनमें से एक इंपॉर्टेंट केव का नाम है कुरनूल केव, है ना, कुरनूल केव का भी मैंने आपके पास जिक्र किया था। देखो कुरनूल केव कहाँ है, एक बार आप मैप में देखो, है ना, ये है आपका कुरनूल केव, ठीक है। ये अभी आई थिंक ये आपका आंध्र प्रदेश वाला एरिया पड़ेगा, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के पास का एरिया है कुरनूल केव। यहीं पे आपको क्या मिले हैं, राख के अवशेष मिले हैं। राख के अवशेष का मतलब जैसे आप कोई चीज जलाओगे तो जलने के बाद वो क्या बनेगी, राख ही तो बनेगी ना। तो यहाँ पर ना, यहाँ के केव्स में ना राख के अवशेष मिले हैं, जिससे ये पता चलता है कि पहले के लोगों ने आग को जलाना सीखा था, तो आग के बारे में पता किया था, है ना। The traces of ash, ash मतलब क्या होता है, राख, from an ancient site suggest that the early human discover how to use fire, यानी प्राचीन स्थलों से प्राप्त राख के निशानों से पता चलता है कि प्रारंभिक मानव ने आग का उपयोग करना सीखा था। उसमें से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आग का इस्तेमाल किस गुफा में पता चला है, तो कुरनूल केव में, कुरनूल की गुफाओं में मिला है, ठीक है ना। ट्रेस ऑफ एश हैज बीन फाउंड हियर, दिस सजेस्ट दैट पीपल वेयर फैमिलियर विद द यूज ऑफ फायर, यह राख के निशान पाए गए हैं, इससे पता चलता है कि लोग आग के इस्तेमाल से परिचित थे, ठीक है, समझ में आया। तो दो साइट हमने पढ़ ली, भीमबेटका और कुरनूल, है ना। अब प्रकाश का काम क्या था, आग का काम किस किस काम में वो लोग आग का प्रयोग करते थे, ठीक है। तो वो अब हम देखेंगे क्या क्या करते थे। भाई आप क्या क्या करते हो, आप अभी सोचो, 2 मिनट आप सोचो कि आप आग का क्या क्या इस्तेमाल है आपके दैनिक जीवन में, बस उसी से आपको कनेक्ट कर लेना है, वो भी वही करेंगे, है ना। चलो, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो अगर आग का या प्रकाश का स्रोत क्या होगा कि आपके घर में उजाला रहे, है ना, तो सबसे पहला ये होगा, ठीक है। आप भी यही सोच रहे होगे, है ना, जो मैं बोल रही हूँ वो आप सोच रहे होगे कि सबसे पहले तो लाइट का, प्रकाश का, आग का प्रयोग क्या करते थे। अब जैसे इलेक्ट्रिसिटी का इतना इन्वेंशन हो गया, पहले क्या था ना, पहले घर गांव में लालटेन जलती थी, है ना, लालटेन जलती थी, दिया जलता था। मेरे को भी याद है, मैं जब बहुत छोटी थी पहले गाँव जाया करती थी, तो हमारे गाँव में लाइट नहीं हुआ करता था, तो पहले आग का क्या करते, प्रकाश का स्रोत माना जाता था, प्रकाश प्रदान, जिससे अंधेरे के बाद देखने का काम संभव हो पाता था, ठीक है। वो भी यही करते थे। मांस भूनने में, अब आपको खाना पकाना है तो क्या है कि आप मांस अगर कच्चे खाओगे तो डाइजेशन में टाइम लगेगा, है ना, पाचन आपको पचाने में टाइम लगेगा। लेकिन अगर भून के खाओगे तो जल्दी होगा, जल्दी भून के खाओगे तो जल्दी आप क्या कर पाओगे, पचा पाओगे। तो इसका उपयोग क्या करते थे, वो मांस भूनने के लिए करते थे। उसके बाद भोजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए और पचाने का भी काम करता था, है ना। और क्या था कि खतरनाक जानवरों को डराने में मदद करता था। अब जैसे क्या होता है, जानवर ना आग से डरते हैं, तो वो जो पहले के लोग थे, वो जिसके बारे में हम 2 मिलियन एगो की बात हो रही है, तो वो क्या करते थे, आग से डरवाते थे। मान लो कि गुफा में रह रहे हैं, जंगली जानवर आ गया, अब भाई जंगली जानवर आ गया तो वो मार के ही खाएगा ना, तो उससे बचने के लिए लोग आग से डराते थे, ताकि शेर, चीता जो भी आए वो भाग जाए, ठीक है। तो जिससे शुरुआती मानव समुदाय को सुरक्षा मिली, है ना। इन खोजों ने उनके पर्यावरण में जीवित रहने और पनपने की उनकी क्षमता में एक महत्वपूर्ण प्रगति को चिन्हित किया। अब जैसे आग का जब आविष्कार हुआ,
तो इससे क्या हुआ कि वो अपने पर्यावरण में, अपने इन्वायरमेंट में कैसे वो रहेंगे, उसमें ये हेल्प किया, है ना। उसको क्या किया कि इसके थ्रू भी उनका जीवन क्या हुआ, आसान हुआ। जैसे जैसे समय बदलेगा, जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, चीज़ें आसान होती जाएंगी, है ना। तो यही चीज़ आपको इस चैप्टर में भी देखने को, पूरी कहानी की तरह ये चैप्टर देखिए कितने अच्छे से मूव कर रहा है ये चैप्टर, कैसे कैसे लोग कैसे कैसे विकसित हुआ, क्या हुआ, है ना। तो आप समझिए, कहानी की तरह पढ़िएगा, रटिएगा नहीं समझ में आएगा, है ना। तो किसी भी चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए, और आपको ऐसे बेहतरीन वीडियो आगे भी देखने को मिलेंगे। आपको हिस्ट्री समझने में टाइम नहीं लगेगा, है ना। आप दूसरे को हिस्ट्री पढ़ाना स्टार्ट करोगे इस तरह से, अगर आप पढ़ोगे तो, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखिए, पैलियोलिथिक साइट, जिसको पूरा पाषाण काल कहते हैं। अब मैं इतने देर से पैलियोलिथिक साइट कर रही थी, तो आपको कुछ लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा, हिंदी मीडियम वाले बच्चे को पूरा पाषाण काल कहते हैं, है ना। तो अभी तक जो हम पढ़ रहे थे ना, तो ये जो भीमबेटका हमने पढ़ा, कुरनूल केव पढ़ा, हुंसी है, ये सब क्या है, पैलियोलिथिक साइट्स है। पूरा पाषाण काल इरा की हम बात कर रहे हैं, जहां पर पैलियोलिथिक साइट में लोग क्या करते थे, स्टोन के मोटे औजार का यूज करते थे। पहले के लोग क्या थे, पैलियोलिथिक साइट के लोग क्या थे, वो हंटर और गैदरर थे। हंटर और गैदरर का मतलब क्या था, शिकारी संग्रह थे, लोग जानवरों को मार के खाते थे, है ना। ये सब पैलियोलिथिक वाले लोग करते थे। इसके बाद जो इरा आएगा वो आएगा नियोलिथिक। लेकिन नियोलिथिक और पैलियोलिथिक के बीच में भी एक इरा है ना, वो भी हम पढ़ेंगे, है ना। वो क्या है, ट्रांजिशन पीरियड है, वो बीच का पीरियड है। मान लो कि ये पैलियोलिथिक हो गया और ये नियोलिथिक हुआ, है ना। तो इसमें लोग क्या करते थे, हंटर एंड गैदरर थे। लेकिन यहाँ पे लोग क्या थे, हंटर एंड गैदरर से चेंज होके क्या हो गए थे, जानवरों को पालना शुरू किया था, है ना। जानवरों को पालना शुरू किया था, खेती करना शुरू हुआ था। यहाँ पे लोग खेती नहीं करते थे, गैदरर थे। ये पेड़ पौधे खाया करते थे, फल खाया करते थे तोड़ के, लेकिन यहाँ पे खेती करते थे। और इसके बीच में एक और इरा आएगा, जो कि इन दोनों के बीच में जोड़ने की कड़ी का काम करेगा। तो याद रखिएगा, 3 पार्ट में डिवाइडेड है, 3 काल में डिवाइडेड है। तो इस चीज को याद करें। तो पैलियोलिथिक साइट को हम क्या हिंदी में बोलेंगे, पूरा पाषाण काल के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। और क्या बोलेंगे, ओल्ड स्टोन एज, है ना। ओल्ड स्टोन एज भी हम कहते हैं इसको, पुराना स्टोन एज भी हम इसको बोलते हैं ना। तो यहाँ पे क्या था, पैलियोलिथिक इज द टाइम ऑफ हिस्ट्री व्हेन अर्लियर ह्यूमन यूज सिंपल टूल। देखिए वहाँ पे जो स्टोन के टूल, मतलब पत्थर के जो औजार यूज करते थे, वो सिंपल था, है ना। दिस पीरियड, अब ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है, ये जो हाईलाइट मैंने किया है ना, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कब से कब तक हम पैलियोलिथिक इरा को लेते हैं। तो स्टार्ट कब हुआ था, 2.5 मिलियन यहाँ पे दिया हुआ है, ईयर एगो से 10,000 साल पहले, है ना। ये क्या है, पैलियोलिथिक इरा है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है। तो ये आपको पूछा जाता है कि पूरा पाषाण काल को कब शुरू हुआ था और कब तक चला था, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ के लोग क्या थे, मैंने अभी भी बताया, हंटर एंड गैदरर थे। वो मूव करते थे एक जगह से दूसरी जगह, है ना। स्टेबल लाइफ नहीं थी, लेकिन नियोलिथिक में आपको स्टेबल लाइफ दिखेगी। वहां पे लोग अब एक जगह बस्तियां बसा के, गांव बसा के रहना शुरू किए थे, घर बनाना शुरू किया था, है ना। तो ये था। अब वो जो पैलियोलिथिक इरा है ना, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पैलियोलिथिक इरा में जो लोग टूल बनाते थे, औजार बनाते थे, वो स्टोन का, हड्डियों का, पत्थरों का और लकड़ियों से बनाते थे। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। चलो हिंदी में पढ़ लेते हैं, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए। पूरा पाषाण काल या पुराना पाषाण युग है। पुराना पाषाण यानी पूरा पाषाण इतिहास का वह समय जब आरंभिक मनुष्य साधारण पत्थर के औजार का इस्तेमाल करते थे। यह काल लगभग 2.5 मिलियन वर्ष पहले शुरू हुआ था और लगभग 10,000 वर्ष पहले तक चला था। याद रखिएगा इस चीज को, है ना। पूरा पाषाण के दौरान लोग शिकारी संग्राहक के रूप में रहते थे। वे भोजन की तलाश में इधर उधर घूमते थे और पत्थर, हड्डी और लकड़ी से बने बुनियादी औजारों का इस्तेमाल करते थे। क्वेश्चन आएगा, पत्थर के औजार, हड्डी के औजार, लकड़ियों के औजार का यूज कब किया जाता था, ठीक है। उन्होंने अभी तक खेती नहीं की थी, यानी यहाँ खेती करना नहीं, खेती कब करेंगे, नियोलिथिक पे, है ना। न्यू पाषाण युग जो आएगा ना, नया पाषाण युग, उसमें खेती करना शुरू करेंगे लोग, है ना। और अस्थाई घर नहीं थे। समझ में आया। एक डिफरेंस मैं लाऊंगी इस पर, है ना। एक जब मैं एमसीक्यू का सेशन कराऊंगी ना, तो बहुत अच्छे से डिफरेंस बिटवीन दोनों में बताऊंगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्लाइड देखिए। चलो, अगर
वीडियो लेक्चर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक लाइक शेयर जो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, है ना। तो चेंजिंग इन्वायरमेंट, देखिए आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब से बस एक मोटिवेशन मिलता है, अभिप्रेरणा मिलती है कि मैं आपके लिए अच्छे वीडियो ला सकूं, इसलिए मैं बोलती हूँ कि आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, ठीक है। तो अ चेंजिंग इन्वायरमेंट, बदलता हुआ परिवेश। अब क्या हुआ कि ये हमने पैलियोलिथिक इरा पढ़ा, ठीक है। अब तो अभी तक हमने पैलियोलिथिक इरा, पूरा पाषाण युग हमने पढ़ा, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ ना, क्लाइमेट में बहुत बड़ा चेंजेस आया, चेंजिंग इन्वायरमेंट, बदलता हुआ परिवेश, बहुत बड़ा हमारे पर्यावरण में बदलाव आया, है ना। लगभग 1200 साल पहले की बात है, महत्वपूर्ण जलवायु परिवर्तन हुए, जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ, है ना, के कारण क्षेत्रों में घास के मैदान का विस्तार हुआ, यानी ग्रासलैंड डेवलप हुए। समझ में आ रही है हमारा इन्वायरमेंट में। अभी देखिए ये पैलियोलिथिक एरा हम पढ़ रहे थे, उसके बाद क्या हुआ, बहुत बड़ा बदलाव आया, बहुत बड़ा क्लाइमेट चेंज हुआ, बहुत बड़ी जलवायु परिवर्तन हुई, और उसके बाद आपको नियोलिथिक इरा देखने को मिलेगा। अब इसके कारण क्या हुआ, बहुत सारे घास के मैदान बने। अब घास के मैदान में क्या कर सकते हैं, जो आपके जानवर है वहाँ पे घास खा सकते हैं, तो यहाँ से अब चेंज हुआ जानवरों को पालना। समझ में आया कैसे चैप्टर मूव कर रहा है। इस पर्यावरणिक बदलाव ने घास खाने वाले जानवरों के लिए चारागाह क्षेत्र को उपलब्ध कराया। बहुत सारे हर्बीवोरस एनिमल होते हैं जो कि घास खाते हैं, तो घास का मैदान जब डेवलप होगा तो उनके लिए तो बहुत अच्छी बात हो गई ना। जलवायु परिवर्तन होने से घास के मैदान बने, घास के मैदान। अब कब बना जलवायु परिवर्तन, कब हो गया, लगभग 12,000 साल पहले की बात है। इस टाइम पीरियड को नोट कीजिएगा। जलवायु परिवर्तन के कारण घास के मैदान बने, और हाँ, घास के मैदान से जो घास खाने वाले जानवर हैं उनके लिए एक फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी, है ना। परिणाम स्वरूप अब हुआ क्या, रिजल्टेंट, प्रारंभिक मनुष्य ने इन जानवरों को चराने और पालने पर ध्यान केंद्रित किया। अब घास के मैदान बने, अब लोग उन्होंने देखा कि अरे ये तो जानवर घास खाते हैं, तो ऐसा करते हैं कि हम इन्हें पालते हैं, और उनसे जो भी जरूरत, दूध दही मक्खन जितना लेना है वो हम लेते हैं, और एक स्टेबल लाइफ की तरफ अब बढ़ना शुरू किए। कौन, प्रारंभिक मनुष्य, ठीक है। चलो समझ में आया जलवायु परिवर्तन। नेक्स्ट देखेंगे, बदलते पर्यावरण के साथ मछली पकड़ना लोगों ने एक महत्वपूर्ण गतिविधि बना ली, जो उन्हें आहार का पूरक बनाती थी और आजीविका का एक नया साधन प्रदान करती थी। इन अनुकूलनों ने प्रारंभिक मनुष्य के अपने पर्यावरण के साथ बातचीत करने के तरीके में भी एक महत्वपूर्ण बदलाव को चिन्हित किया, ठीक है। अब लोगों को समझ में आया, लगा कि हम हंटर गैदरर से अब हम क्या होते हैं, हम क्यों ना हम एक अस्थायी जीवन जीते हैं, क्यों ना हम सारे जानवरों को पालते हैं, है ना, उनसे जरूरत वाली चीज लेते हैं, तो ये चीज होना शुरू हुआ, ठीक है। अब बिगिनिंग ऑफ द फार्मिंग एंड हर्डिंग, अब क्या हुआ, अब खेती और पशुपालन शुरुआत हुआ, है ना। तो कैसे कैसे देखिए लोगों में चेंजेस आया। तो विद द एक्सपेंशन ऑफ ग्रासलैंड, ग्रासलैंड बदला, ग्रासलैंड डेवलप हुआ, यानी घास के मैदान जब विस्तृत हुए, विस्तार हुआ उनका, तो अर्ली ह्यूमन, जिसको हम प्रारंभिक मनुष्य कह रहे हैं, डिस्कवर द प्रैक्टिस ऑफ फार्मिंग, उन्होंने खेती करना स्टार्ट किया। लर्निंग टू ग्रो क्रॉप, किस तरह से किसी भी अनाज को उगाते हैं, जैसे वीट, बार्ले और राइस। इसकी बात हमने पहले चैप्टर में भी की थी। हमने क्या दिखा था, सुलेमान और कृथार हिल्स में आपको अवशेष मिले हैं वीट एंड बार्ले के, गेहूं और जौ के अवशेष मिले हैं, तो ये सब फसलें उन्होंने उगाई गई। तो पूछा जाता है क्वेश्चन कि पहली फसलें कौन थी जो उन्होंने प्रारंभिक मानव ने उगाए थे, तो सबसे पहले आप याद रखिएगा वीट और बार्ले, गेहूं और जौ, उसके बाद चावल, ये तीनों को आपको याद रखना है। ऑप्शन में कोई दो आएंगे तो उस पर आप टिक करिएगा, पहला प्रेफरेंस आप गेहूं और जौ को दीजिएगा, है ना। तो देखिए घास के मैदान के विस्तार के साथ आदि मानव ने कृषि की पद्धति की खोज की तथा उपमहाद्वीपों में विभिन्न भागों में गेहूं, जौ और चावल जैसे फसलों को उगाना सीखा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या देखेंगे हम, इस बदलाव ने कृषि की शुरुआत की, जिससे लोगों ने भोजन के स्रोत को बदल दिया। अब क्या है, भोजन का स्रोत बदला, स्रोत यानी सोर्स, रिसोर्सेज बदले। पहले मार के खाते थे, अब पका के खाना शुरू किया उन्होंने। उसके बाद उन्होंने खेती करना शुरू की। अब खेती करेंगे तो खेती करने से, उगाने से नहीं होगा, उसको 4-5 महीने की अगर खेती है तो 4-5 महीने आपको क्या करना होगा, उस पर ध्यान देना होगा, है ना। तो आपको क्या करना, चिड़ियों से बचाना होगा, जंगली जानवर से अपने खेत को बचाना होगा, है ना।
खरपतवार हटाना होगा, तो ये सब चीजें उन्होंने शुरू की। ठीक है, उन्होंने अपने आश्रय के पास भोजन छोड़ के जानवरों को पालतू बनाना शुरू किया, जिससे जंगली जानवर आकर्षित हुए और कुत्तों की जो जंगली प्रजाति थी उसको पालना शुरू किया, है ना। तो पहले के कुत्ते बहुत बड़े बड़े हुए करते, जंगली प्रजाति थी, लेकिन वो जब आदमी के साथ रहते रहते ये थोड़े से सॉफ्ट कॉर्नर इनका आ गया कुत्तों का। लेकिन पहले वो क्या कहते हैं, अब देखिए सारे जानवर को नहीं पाल सकते, अब शेर को कोई नहीं पालेगा, है ना। शेर की प्रवृत्ति वैसी है, वो खाएगा ही आपको, तो ऐसे जानवर को क्यों पालना है जो हम ही को खा जाए। तो उन्होंने देखा कि कुत्ता जो ऐसा जानवर था जो कंपेरेटिवली दूसरे जानवर के कंपेयर में ये थोड़ा सा सॉफ्ट था, तो उसी जानवर को आप पालोगे ना, ऐसे जानवर को थोड़ी ना पालोगे कि आप ही को खा के मार जाए, तो आप क्या करोगे फिर। तो ये चीज आपको दिमाग में लगाना है कि कुत्ता ही क्यों चुना, है ना। तो कुत्ता यहाँ पे आगे पढ़ेंगे हम कि जो कुत्ता था ना वो पहला ऐसा एनिमल था जिसको पालतू बनाया गया। पीपल ऑल्सो स्टार्ट टेमिंग एनिमल मतलब पालना शुरू किया, है ना, टेमिंग एनिमल। और डॉग वॉज द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड। ये क्वेश्चन आपके हर जगह बीपीएससी वगैरह सब में पूछा जाता है, यहाँ तक कि आप कौन बनेगा करोड़पति वगैरह में भी एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रारंभिक मानव ने किस जानवर को अपना पालतू बनाया। सबसे पहला जानवर कौन था जिसको पालतू बनाया गया था, वो कौन था, कुत्ता था, डॉग था, है ना। लोगों ने जानवरों को भी पालना शुरू किया। कुत्ता पहला जानवर था जिसे पालतू बनाया गया। कौन सा जानवर, कुत्ता, ठीक है, डॉग, ठीक है। अब उसके साथ साथ शिप को भी पाला गया, गोट को भी पाला गया और कैटल को भी पाला गया, है ना। तो बिकम हर्ड, भेड़ बकरी और मवेशी जैसे जानवरों को भी पालतू बनाया गया, इसलिए लोग चरवाहा बन गए। तो लोग क्या बने, चरवाहा बन गए, लोग चराने जाने लगे, है ना। ग्रेन वेयर यूज टू सीड, अब ग्रेन को भी उगाते थे, पालना भी शुरू हुआ। हम क्या पढ़ रहे हैं, फार्मिंग एंड हर्डिंग पढ़ रहे हैं ना, पालना और क्या हम पढ़ रहे हैं, खेती भी पढ़ रहे हैं ना। फार्मिंग यानी अब उन्होंने खेती करना शुरू किया, पालना शुरू किया। तो खेती में वो क्या करते हैं, सीड को यूज करते थे, ग्रेन को यूज करते थे, सीड रखते थे। अब सीड रखेंगे तभी तो दूसरी फसल उगाएंगे, फिर उसको खाते भी थे और किसी को उन्हें गिफ्ट करना होता था, उनको क्या करता, उपहार देना होता था, तो उस ग्रेन का यूज करते थे। दे वेयर स्टोर्ड बाय द ह्यूमन, और उसको वो स्टोर करके रखते थे, है ना। अब स्टोर करने के लिए भी उन्होंने बर्तन बनाई होगी। अनाज का इस्तेमाल बीज, भोजन और उपहार के रूप में किया जाना था। इन्हें मनुष्य द्वारा संग्रहित किया जाता था, उन्हें वो क्या करते थे, उसको रखते थे, ठीक है, क्या करते, स्टोर करके रखते थे। अब वो जब अब उन्होंने क्या देखा कि सीड जो है, जो अनाज है, वो मेरा सीड का भी काम आ रहा है, खाने में भी काम आ रहा है, तो उसको जो चीज बहुमूल्य होती है तो उसको क्या करेंगे, वो स्टोर तो करेंगे ना। स्टोर करने का मतलब उसको रखेंगे ना कहीं अच्छे जगह पर। आज भी लोग करते हैं, आज भी किसानों को देखो तो बहुत सारे अपने अनाज को स्टोर करके रखते हैं साल भर खाने के लिए, है ना। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे द न्यू वे ऑफ लाइफ। अब इतना सारा हुआ तो उनका लाइफ क्या हुआ, एक अच्छा लाइफ, जीवन का एक नया तरीका, उन्हें जीने का एक नया तरीका मिला, है ना। इस नई जीवन शैली ने लोगों को अपने फसलों की देखभाल करने के लंबे समय तक और एक स्थान पर रहना पड़ा। अब क्या है कि उन्होंने यहाँ पर फसल उगा दी, ठीक है। तो अब इस फसल उगाने के कारण अब यहाँ पे लोगों ने घर बनाया। अब यहाँ पे रहना है मेरे को ज़्यादा टाइम तक, क्योंकि इस फसल पे वो डिपेंडेंट हो गए। तो इस फसल के लिए उन्हें 4-5 महीना यहाँ रुकना पड़ा। तो फिर वो क्या करते थे, वो देखभाल करते थे, खेती करते थे, तो खेतों में पानी देते थे, खरपतवार निकालते थे, 4 महीना वेट करते थे, है ना। पौधों को जानवरों से बचाते थे, पक्षियों से बचाते थे, इन सब चीज़ों के। उसके बाद अनाजों की कटाई करते थे, उसको तैयार करते थे, उनको स्टोर करते थे। ये नया तरीका उनके जीवन में, नया परिवर्तन आया, ठीक है। खेती के आगमन के साथ लोगों ने भविष्य में उपयोग करने के लिए अतिरिक्त अनाज भंडार की भी शुरुआत की। अब क्या है, किसको स्टोर किया, अनाज भंडार उन्होंने बनाया, ठीक है, शुरू की। विद द एविडेंस ऑफ फार्मिंग पीपल ऑल्सो बिगेन टू स्टोर ए सरप्लस ग्रेन्स फॉर द फ्यूचर यूज। उन्होंने अपने भोजन और बीजों की सुरक्षित रखने के लिए बड़े मिट्टी के बर्तन बनाए, है ना, और बर्तन बनाए, टोकरियां बनाई और जमीन में गड्ढे किए जहां पे खोद के वो क्या कर सके, अपने अनाजों को लंबे टाइम तक यूज करने के लिए रखते थे, है ना। और क्या हुआ, उनकी लाइफ खाना बदोश थी। पहले एक जगह से दूसरे जगह घूमते थे। खाना बदोश किसको कहते हैं, नोमैड्स किसको कहते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। तो वो खाना बदोश से उनकी लाइफ क्या हो गई, चेंज हो गई, उनका जीवन परिवर्तन आया और एक व्यवस्थित जीवन वो जीने लगे, एक अस्थायी जीवन उन्हें जीना सीख लिया, ठीक है। चलिए
उसके बाद स्टोरिंग एनिमल, फिर उन्होंने क्या किया, एनिमल को भी, पशुओं का भंडार हुआ है ना, पशुओं को उन्होंने पालना शुरू किया, उन्होंने धीरे धीरे ऑब्जर्व किया, देखा कि कब इनका प्रजनन होता है। लोगों ने मांस, दूध और अन्य साधनों को निरंतर क्या किया, यूज करना शुरू किया। पशु को पाल रहे हैं तो कुछ दूध देने वाले भी जानवर थे, है ना, जैसे गाय भैंस हो गई, तो उनको भी वो रखते थे, उनसे दूध का यूज करते थे। तो इन सब चीजों को उन्होंने क्या किया, यूज करना शुरू किया, है ना, जिससे उनकी खाद्य सुरक्षा को योगदान दिया और उनकी स्थिर जीवन शैली को समर्थन मिला। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम। अब यहाँ पर ब्रुज होम की बात करते हैं। ब्रुज होम कहाँ है? ब्रुज होम आपका कश्मीर में है। अब ब्रुज होम में क्या बताया गया है, पुरातत्व एक अस्थायी जीवन की ओर। अब हमें कैसे पता चलता है कि वो एक अस्थायी जीवन जी रहे थे? तो अब ब्रुज होम में हमें कुछ अवशेष मिले हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि वो अस्थायी जीवन जी रहे थे। पुरातत्विकों को कुछ स्थानों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं। उदाहरण के लिए ब्रुज होम, है ना, पुरातत्वियों को कुछ स्थानों पे, उसमें एक उदाहरण में है आपका ब्रुज होम। वहां पे क्या मिला है, झोपड़ी मिले हैं, घर मिले हैं, जिससे ये पता चलता है कि पुराने लोगों ने रहना शुरू कर दिया था, घर बनाना शुरू किया था। ठीक है ना। तो ब्रुज होम वर्तमान कश्मीर में है। लोगों के गड्ढे वाले घर मिले हैं, यानी जैसे क्या होगा, एक ये समतल एरिया हो गया, है ना, ये हो गया बेस, तो यहाँ पे लोग घर बनाते हैं। तो वहां पे क्या देखा गया कि जमीन के अंदर गड्ढा खोद के, है ना, पिट हाउस जिसको हम बोलते हैं, पिट हाउस कहाँ मिला है आपको, ब्रुज होम में मिला है। तो गड्ढा खोद के घर बनाते थे, ऐसे अवशेष मिले जिन्हें जमीन में खोदा गया था, जिनमें सीढ़ियां थी, है ना, सीढ़ियां थी। नीचे जाने के लिए सीढ़ी तो चाहिए ना, जैसे आप ऊपर जाते हो, 2 मंजिला घर बना रहे हो, तो 2 मंजिला ऊपर जाने के लिए सीढ़ी बनाओगे, तो नीचे भी जाने के लिए आपको सीढ़ी बनानी पड़ेगी। तो जिसमें सीढ़ियां मिली है वे, ठीक है, वे शायद ठंड के मौसम में आश्रय प्रदान करते थे। अब क्या है, घर ऊपर भी मिले होंगे, घर नीचे भी मिले, तो नीचे के घर का क्या पर्पस है। अब कश्मीर का एरिया है, बहुत ठंडा प्रदेश होगा, तो ठंड से बचने के लिए लोग क्या करते थे, ठंड में नीचे जाके रहा करते थे। पुरातत्विकों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर खाना पकाने के चूल्हे मिले हैं। अब जो झोपड़ियां थी उसके बाहर भी चूल्हा मिला है, अंदर भी चूल्हा मिला। बाहर चूल्हा जब ड्राई सीजन रहता होगा तो बाहर, जब बारिश आ जाती होगी तो अंदर खाना बनाते होंगे। तो ये सब अवशेष कहाँ मिले हैं, ब्रुज होम। ब्रुज होम कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है, कश्मीर का एरिया है। ठीक है, मौसम के आधार पर लोग घर के अंदर और बाहर खाना पकाया करते थे। ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड ट्रेसेस ऑफ हट्स एंड हाउस एट सम साइट्स। फॉर इंस्टांस, इन अ ब्रुज होम प्रेजेंट डे कश्मीर, पीपल बिल्ड peat house, है ना, which were dug into the ground with step leading into them, and these may have provided shelter in a cold weather. Archaeologists also found cooking huts both inside and outside the huts, which suggests that depending on the weather, people could cook food either indoor or outdoor. बाहर और अंदर खाना पकाया करते थे। ठीक है, समझ में आई बात। ब्रुज होम को देखें, मैप में कहाँ है, चलो देखें, देखो ये है आपका ब्रुज होम। ये क्या है, ये अब आपको यहाँ पे, अब ये आपसे पूछा जाएगा कि ये कौन सी साइट है। हमने भीमबेटका पढ़ा, पैलियोलिथिक पूरा पाषाण था। अब ये है नियोलिथिक साइट। नियोलिथिक साइट में हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या हम जानते हैं कि यहाँ पे लोग थोड़े डेवलप हो गए थे, घर बनाना, अस्थायी जीवन जीना चाहते थे, तभी तो अस्थायी जीवन है, तभी तो यहाँ घर मिले हैं और गड्ढे वाले घर मिले हैं। ठीक है, तो इसी तरह का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में। ठीक है, नियोलिथिक टूल्स पढ़े, या नियोलिथिक एज या नियोलिथिक इरा क्या होता था, नए पत्थर के औजार। जैसे देखो, नियोलिथिक को नव पाषाण कहते हैं, नव मतलब नया, तो नव पाषाण औजार के रूप में जाना जाता है। पहले के पूरा पाषाण औजार से अलग थे। देखिए, पैलियोलिथिक को पूरा पाषाण कहते हैं, नियोलिथिक को नव पाषाण कहते हैं। तो ये था पुराना, जहाँ पे पुराने सिंपल तरीके के क्या थे, स्टोन टूल्स है, लोग गैदरर थे, एक जगह से दूसरे जगह घूमते थे। लेकिन नियोलिथिक इरा में लोग क्या हो गया था, अस्थायी जीवन हो गया था। नवपाषाण युग के औजार के बारे में अगर आप पूछा जाए तो बारीक हुआ करते थे, बारीक काटने वाले किनारे हुआ करते थे। मैंने आपको पहले बताया था ऐसे नोकीले रहेंगे, लेकिन आपको पूरा पाषाण में इस तरह के मिलेंगे। ठीक है, तो नोकीले मिलेंगे, के साथ पॉलिश की गई औजारें मिली हैं। साथ ही अनाज पीसने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले मोर्टार और मुसल शामिल है। यानी ऐसे होता है ना, ऐसे ओखली टाइप का, यहाँ पे अनाज को ऐसे क्या करते हैं, ठोक ठोक के उसको महीन करते हैं, उस तरह के औजार मिले हैं। आज भी इस्तेमाल किए जाने वाले औजार हैं। कुछ औजार हड्डी से भी बने हैं।
पुरातात्विक ने सजावट और भंडार दोनों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली विभिन्न मिट्टी के बर्तन भी खोजे हैं। इस अवधि में बुनाई का भी आगमन हुआ। बुनाई यानी लोग सिलना भी शुरू किए थे। किसके बारे में? हम नियोलिथिक के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें लोगों ने कपास जैसी सामग्री को कपड़ा बनाया था। अब देखिए क्या क्या आपने नियोलिथिक में पढ़ा। नियोलिथिक में ये पढ़ा कि लोगों ने क्या किया था, उनके जो औजार थे वो महीन थे, उन्होंने बहुत सारे बर्तन बनाए थे। और बर्तन क्या करते थे? बर्तन खाने के लिए भी, सजाने के लिए भी थे। उन्होंने कपास की यानी कॉटन की खेती करना शुरू किया था और कॉटन के कपड़े पहनना शुरू किया था। उन्होंने बुनाई भी शुरू कर दी थी, है ना। हड्डियों के भी औजार मिले हैं। तो ये सब चीज़ हम लोग नवपाषाण युग के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, नेक्स्ट आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे फिगर में आप देख सकते हो, यहाँ पे पिक्चर में ये है नियोलिथिक का यानी नवपाषाण में किस तरह के औजार थे। देखिए आपको सारे औजार नोकीले दिखेंगे। यहाँ पे आप देखिए कि किसी भी अनाज को महीन करना है तो कैसे करते थे। ये सारे औजार मिले हैं, तभी तो हमें पता चला है। और इस तरह के बर्तन मिले हैं, है ना। तो आपको ये किसका हम बात कर रहे थे? हम ब्रुजहोम की बात कर रहे हैं, जो कि वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट साइट है नवपाषाण युग का। ठीक है, अब देखिए ये आपका लास्ट स्लाइड चल रहा है। चैप्टर थोड़ा लंबा था लेकिन इंटरेस्टिंग था, आप लोगों को समझ में आया होगा। अब मेहरगढ़ के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, आप पढ़ते हैं, हम देखते हैं मेहरगढ़ क्या था। मेहरगढ़ क्या था? एक नियोलिथिक साइट थी। नियोलिथिक साइट यानी नवपाषाण युग में आता है, जहाँ पे आपको इस तरह के अवशेष मिले हैं, जिससे पता चला है कि लोग यहाँ डेवलप थे। अब क्या क्या मिला है वो हम देखते हैं। पुरातात्विक के खोज से पता चलता है कि शुरुआती मनुष्य ने ज़्यादा अस्थायी बस्तियां बसाना शुरू कर दिया था। विभिन्न स्थलों पर पाई गई झोपड़ियों और घरों के साक्ष्य संकेत करते हैं कि लोग लंबे समय तक एक स्थान पर ही रहने लगे थे। यानी पुरातात्विक को ये पता चला है कि लोग झोपड़ियां और घर बना रहे हैं, यानी वहाँ लंबे समय तक रह रहे हैं। ठीक है, इन आवासों में अंदर और बाहर दोनों जगह खाना पकाने के लिए चूल्हे पाए गए हैं, जो बताते हैं कि लोगों ने मौसम की स्थिति के आधार पर अपने खाना पकाने के तरीके में बदलाव लाया। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे फैक्ट्स कि उसी में से एक साइट और है। हमने पहला साइट क्या पढ़ा था? ब्रुजहोम। अब मेहरगढ़ पढ़ते हैं। ठीक है, मेहरगढ़ में दफनाने की प्रथा थी। अब मेहरगढ़ कहाँ है? ये आपको पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला जो यहाँ पे एरिया है, ये है आपका मेहरगढ़, है ना। मेहरगढ़ क्या है? नवपाषाण एरा है, नवपाषाण युग का एक जगह है जहाँ पे घर मिले हैं और वहाँ पे लोगों को दफनाया जाता था, दफनाने की प्रथा थी, है ना। तो मेहरगढ़ में दफनाने की प्रथा में मृतकों को बकरियों के साथ दफनाया जाता था। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन देखिएगा, पॉइंट टू बी नोटेड। यानी कहाँ पर पूछा जा सकता है कि कहाँ पर लोगों को बकरियों के साथ दफनाया जाता था। यानी एक किसी आदमी की मृत्यु हुई तो उसके साथ उस एक बकरी को भी दफना दिया जाता था। अब क्यों दफनाया जाता था वो हम पढ़ेंगे। देखिए संभवतः इसका उद्देश्य मृत्यु के बाद जीवन प्रदान करना था। यानी लोग ये मानते थे कि मरने के बाद भी एक नया जीवन होता है, जहाँ पे खाने के लिए अब बकरियां खाते होंगे वहाँ के लोग, तो भाई मरने के बाद भी तो उसको चाहिए ना खाने का, तो इसीलिए साथ में बकरी को भी दफना देते थे, है ना। कितना इंटरेस्टिंग और कितना मतलब फनी टाइप का आपको इंसिडेंट लग रहा है कि लोग मरने के साथ बकरियों को भी करते थे ताकि वो मरने के बाद भी बकरी को खा सके, है ना। आध्यात्मिक मान्यता दोनों में जानवरों के महत्व को रेखांकित करता है। इससे क्या करता है कि लोग जो थे जानवरों को भी बहुत महत्व दिया करते थे, है ना। तो जानवरों की भी कितना इम्पोर्टेंस था उस टाइम में। तो ये मेहरगढ़ की बात है जहाँ पे लोग को मरने के बाद उनकी बकरियों को भी दफना दिया जाता था। ठीक है, मेहरगढ़ लोकेटेड कहाँ है? सबसे पहले मेहरगढ़ क्या था? एक फर्टाइल प्लेन था। फर्टाइल यानी उपजाऊ मैदान था, जो कि कहाँ पाया जाता है? बोलन पास में। बोलन पास कहाँ है? अफगानिस्तान के पास होता है, दर्रा जिसको हम बोलते हैं ना, तो दर्रे के पास है। जैसे माउंटेन रीजन होता है ना, तो वहाँ पे रास्ता निकलता है, उस टाइप को हम दर्रा कहते हैं। जब हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो मैं उसमें समझाऊंगी। ठीक है, पीपुल लर्न टू ग्रो बार्ले। अब यहाँ पर लोग बार्ले और व्हीट क्या करते थे? ग्रो करना इन्होंने सीखा था। अब मेहरगढ़ में क्या क्या पॉइंट याद कर सकते हो? मेहरगढ़ कहाँ है? बोलन पास के पास है। मेहरगढ़ क्या था? एक फर्टाइल लैंड था, एक उपजाऊ मैदान था। वहाँ के लोग क्या उगाते थे? बार्ले एंड व्हीट यानी गेहूं और जौ उगाते थे, है ना। मेहरगढ़ में क्या होता था? जब आदमी मरते थे तो दफनाते थे और उनके साथ बकरियों को भी दफना दिया जाता था ना। ठीक है,
उसके बाद आप मेहरगढ़ में क्या पढ़ सकते हो, ये सबसे पुराना गांव में से एक है। मेहरगढ़ में घरों के अवशेष मिले हैं, उसमें 4 या उससे ज्यादा आपको डब्बे मिले हैं, कंपार्टमेंट मिले हैं। जैसे घरों के अवशेष में ना एक ऐसे 4 तरह के कंपार्टमेंट मिले होंगे या उससे ज्यादा, यानी इस तरह का रूम, यानी इस कहने का मतलब क्या है कि रूम्स थे, वो कंपार्टमेंट क्या थे, वो रूम थे। मेहरगढ़ में दफन स्थल भी पाए गए हैं। दफन स्थल में ही तो पाया गया है ना कि दफनाते थे बकरियों के साथ, क्योंकि बकरियों की भी हड्डियां मिली हैं और लोगों की भी हड्डियां मिली हैं, स्केलेटन दोनों के मिले हैं। ठीक है, तो फिर से एक बार थोड़ा सा 2 मिनट और मैं आपको बता दूं, मेहरगढ़ कहाँ है, बुलंद पास में है। मेहरगढ़ क्या था, एक फर्टाइल लैंड था, एक उपजाऊ मैदान था। वहां के लोग क्या उगाते थे, जौ और गेहूं करते थे। वहां पे घरों के अवशेष मिले हैं जहाँ पे 4 या उससे ज्यादा आपको डब्बे मिले हैं, रूम मिले हैं, और वहां पे दफन स्थल भी मिले हैं जहाँ पे लोगों को दफनाया जाता था। तो ये दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, किस तरह से परिवर्तन हुआ है ना, किस तरह से लाइफ चेंज हुआ, कैसे हंटर एंड गदरर से खाद्यान्न उत्पादक तक हम पहुंचे, है ना। ये पूरा स्टोरी कैसे मूव किया वो आप देखे, है ना। तो बहुत इंटरेस्टिंग था, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा, मैं ये मान के चलती हूँ, ये मेरा ये उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।